सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और इसके एग्ज़ाम अब दिसंबर के महीने से और जनवरी तक ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं दोस्तों। और आप लोगों के सामने में लगातार सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है उसके ऊपर वीडियो बना करके लगातार वीडियो सेशन लेकर के आता रहता हूं दोस्तों। और ये महामैराथन क्लास में आप लोगों के लिए इस तरीके के प्रश्न लेकर के आया हूं जो आप लोगों के लिए मील के पत्थर साबित होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिनको या जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों का उज्जवल भविष्य हो। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं। और यहाँ पर है कि सामाजिक अध्ययन में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है चाहिए, मतलब सामाजिक अध्ययन में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन आ रहा है एकीकृत रूप से, मिश्रित रूप से, अलग अलग रूप से या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सामाजिक अध्ययन होता है इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के 4 विषयों को मुख्य रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर देखते हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो ये 4 विषयों को हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो इट मीन्स हमने इन चारों विषयों को क्या किया है, मिश्रण किया हुआ है। तो सामाजिक अध्ययन में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो हम कहेंगे मिश्रित रूप से। इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित रूप से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है समाज केंद्रित, अंतरानुशासिक, स्थिर या गत्यात्मक। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति नहीं है वो है स्थिर नहीं है। यह आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि समाज केंद्रिक हो गया या फिर अंतरानुनासिक हो गया, यानी कि अंतरानुनासिक का मतलब होता है कि किसी घटना के बारे में हम विस्तृत वर्णन करना, या फिर गत्यात्मक हो गया शारीरिक और मानसिक विकास से। तो ये सभी हैं, लेकिन स्थिर यानी कि एक जगह पर स्थिर नहीं है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति दोस्तों। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है तो स्थिर प्रकार की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्न में से सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उपयुक्त विकल्प कौन सा है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में कौन सा सबसे सुटेबल विकल्प होगा। यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान एक कला है, सामाजिक विज्ञान विज्ञान और कला दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आंसर लगता है दोस्तों, हमें पता है कि सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान एक कला भी है, क्योंकि हम इसमें मानव के जीवन से संबंधित अध्ययन करते हैं, इसलिए ये विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। और इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की संस्कृति और ये कह सकते हैं कि खान पान, रहन सहन, तो ये कहीं ना कहीं कल्चर को इंडिकेट करता है। तो सामाजिक विज्ञान एक कला भी होती है। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान विज्ञान और कला दोनों ही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो सामाजिक मूल्य कौन सा है। यहाँ पर क्वेश्चन है सहायता एवं व्यवहारवाद, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक मूल्य यानी कि जो हम समाज में रह करके कर सकते हैं, और समाज में रह करके हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, दूसरे का अध्ययन कर सकते हैं। तो यही चीज़ है सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो हम कहेंगे सहायता एवं व्यवहारवाद ही सामाजिक मूल्य है। जबकि मूल प्रवृत्ति और आक्रामकता दूसरी चीज़ हो जाती है। मूल प्रवृत्ति वो होती है जो मनुष्य के अंदर की अपनी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो सहायता एवं व्यवहारवाद आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा क्यों आवश्यक है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा क्यों आवश्यकता है। यहाँ पर ऑप्शन है अतीत व वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए, पर्यावरणीय मुद्दों पर चिंतन विकसित करने हेतु, विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये लगभग तीनों आंसर एक जैसे लग रहे होंगे दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा क्यों आवश्यकता है, इन तीनों के लिए है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विद्यार्थी को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए। अगर विद्यार्थी श्रेष्ठ नागरिक बन जाता है तो वो अतीत व वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों को समझने की क्षमता रखेगा, साथ ही साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर भी वो चिंतन विकसित करने की कोशिश करेगा। तो विद्यार्थी को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए ही सामाजिक विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखें। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों।
निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो नई संकल्पना कौन सी है सामाजिक विज्ञान की? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारे लगभग सेम अच्छे लग रहे हैं और पॉजिटिव भी लग रहे हैं, लेकिन अगर मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाने की अगर बात आ जाएगी तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है दोस्तों। तो मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना ही सामाजिक विज्ञान की क्या है? नवीन संकल्पना है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1988 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक 5 वर्षों में सामाजिक विज्ञान को किस नाम से पढ़ाया जाना चाहिए? तो आपने 1988 की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 1988 का था, तो उसके हिसाब से जो प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 से 5 तक के जो सामाजिक विज्ञान को किस विषय के नाम से पढ़ाया जाना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन या सामान्य अध्ययन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन। आप लोग देखते भी होंगे, ईवीएस की बुक भी है, या हमारे आसपास कहा जाता है उसको, ठीक है। तो पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए सामाजिक विज्ञान को प्राथमिक स्तर पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। तो 2005 का एनसीईआरटी का जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? यहाँ पर है पठन एवं अध्ययन कौशल का विकास करना, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और वंचित वर्ग समूह इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये सभी हैं लगभग। पठन एवं अध्ययन कौशल का विकास करना, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना भी है, लेकिन जो प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और वंचित वर्ग समूह इत्यादि के प्रति बच्चों को संवेदनशीलता उनके अंदर विकसित करना, ये एक मुख्य लक्ष्य में से एक लक्ष्य है दोस्तों एनसीईआरटी 2005 का, ठीक है। तो लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और वंचित वर्ग समूह इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता एनसीईआरटी 2005 का सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के विषय नागरिक शास्त्र के स्थान पर डैश विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। तो नागरिक शास्त्र को अब नहीं पढ़ाया जाता है, इसकी जगह पर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो कौन सा विषय पढ़ाया जाना चाहिए? एनसीईआरटी 2005 ने क्या कहा था? यहाँ पर ऑप्शन है इतिहास, मानव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान या समाज विज्ञान, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों राजनीति विज्ञान। आपको पता है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये 4 चीजें पढ़ाई जाती हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वर्तमान में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होने चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर में कौन कौन से विषय होने चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। तो यही है दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र पढ़ाए जाने चाहिए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। और अगर यहाँ पर उच्च प्राथमिक की जगह दोस्तों अगर माध्यमिक स्तर कहता है ये, तो माध्यमिक स्तर में ये 4 तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसके साथ दोस्तों आपका समाजशास्त्र आ जाता है और मानव विज्ञान आ जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत, अगर यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की जगह माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय होने चाहिए, तो आपका कहेंगे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और मानव विज्ञान, ठीक है। 6 विषय आ जाते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि आपको पता है समाजशास्त्र को भी सामाजिक विषय के अंतर्गत रखा गया है। 1911 में कमेटी ऑफ ट्रेन के अंतर्गत रखा गया था। ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों आप लोगों के सामने। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 4 ही विषय हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक अध्ययन विषय का विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक है, सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण में सहायक है, यह श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट मानव समाज की रचना में सहायक है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों ये अन्य विषयों के अध्ययन में भी सहायक होता है और सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण में भी सहायक है, लेकिन यह एक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट मानव समाज की रचना करने में सहायक होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें मानव का अध्ययन किया जाता है, उसके रीति रिवाज, उसके कल्चर का अध्ययन किया जाता है। इसलिए यह श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट मानव समाज की रचना में क्या है? सहायक है सामाजिक अध्ययन, इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम में इसका अत्यधिक महत्व है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है, यानी कि अपने खुद के अनुभवों का प्रयोग करता है, तो वह पाठ को भागीदारी यानी कि दिलचस्प बनाने वाला बनाता है,
शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, या शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं की को स्पष्ट किया जा रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है? खुद के अनुभवों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये किया जा रहा है, अवधारणाएं कहीं की भी हो सकती हैं, ठीक है, और खुद के अनुभव हमारे उस क्षेत्र विशेष के होंगे, ठीक है। तो यानी कि उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देने वाली जैसी बात हो रही है यहाँ पर शिक्षक के द्वारा दोस्तों। तो याद रखेंगे कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अगर अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वो क्या कर रहा है? बच्चों की स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है दोस्तों, ठीक है। और बहुत अच्छा ये माना जाता है दोस्तों शिक्षण में, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में, कि व्यक्तिगत संदर्भों का भी क्या दें, व्यक्तिगत अनुभवों का भी प्रयोग हम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि पाठ्यचर्या में समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? कथन से रिलेटेड आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मुनरो, क्रो एंड क्रो, टीपी नन या कैसवेल ने। तो दोस्तों ये कथन था मुनरो ने कहा था कि पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कि विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं वो सभी चीज़ें पाठ्यचर्या के अंतर्गत निहित होती है। ये है आपका मुनरो का प्रश्न दोस्तों, मतलब कथन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत हैं सिवाय, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 3 क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं है। तो कौन सा हो सकता है वो? पहला है अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन, रूढ़िवादिता या सहसंबंध, ठीक है। तो अनुभवों की पूर्णता, बिना अनुभवों की पूर्णता के हम किसी पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लचीलापन लाना इसलिए है क्योंकि लचीलापन का मतलब ये होता है कि उसमें सुधार करने की गुंजाइश हो सके, तो सुधार की गुंजाइश भी रखी जाती है पाठ्यक्रम में, ठीक है। रूढ़िवादिता एक गलत चीज़ है दोस्तों। रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति स्थान से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है पाठ्यक्रम निर्माण से। और सहसंबंध यानी कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ मिलान करना या जोड़ना, ये सहसंबंध कहलाता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में रूढ़िवादिता को क्या नहीं है? स्थान नहीं दिया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है, ठीक है। एक सूचना है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके हम उसका अध्ययन करा रहे हैं बच्चों को। तो हम क्या कर रहे हैं? विश्लेषण करना, स्मरण करना, बोध करना या प्रयोग करना। तो जब याद रखिएगा दोस्तों, जब कोई सूचना होती है और उसको जब हम छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके फिर से उसी सूचना को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमने जब छोटे छोटे खंडों में उसको तोड़ा तो इसका मतलब हमने उसका विश्लेषण किया दोस्तों, ठीक है। उसका क्या किया हमने? विश्लेषण। सूचना को छोटे छोटे खंडों में बांट करके उसके आंसर तक पहुंचना, वो विश्लेषण करना होता है। और छोटे छोटे टुकड़ों यानी कि उदाहरणों की सहायता से, ठीक है, एक सूचना तैयार करना, वो आपका संश्लेषण कहलाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे संश्लेषण में क्या होता है? संश्लेषण में क्या होता है कि विभिन्न उदाहरणों को साथ में लेकर के एक नियम बनाया जाता है, जबकि विश्लेषण में क्या होता है कि नियम को उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है। इस तरीके से समझ लीजिए। तो छोटे छोटे भागों में बांटना यानी कि उदाहरणों में बांटना विश्लेषण करना कहलाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में संसद में कोरम की संख्या कितनी है? यानी कि संसद चलने के लिए कम से कम कोरम क्या होना चाहिए? संसद की कुल सदस्य संख्या का आधा, संसद की कुल सदस्य संख्या का 1/3, संसद की कुल सदस्य संख्या का 2/3 या संसद की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो बिल्कुल 1/10वां भाग होता है दोस्तों, ठीक है, कि संसद में जितने भी सदस्य हैं अगर उसका 1/10वां भाग अगर वहाँ प्रेजेंट है तो संसद की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो 1/10वां भाग कोरम के लिए कम से कम चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। लाला लाजपत राय के संदर्भ में असत्य कथन है, ठीक है।
तो लाला लाजपत राय का नाम आपने सुना होगा, पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय के संदर्भ में असत्य कथन है, ये राजनीति में उग्र थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इन्होंने ब्रिटेन में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ब्रिटेन में कोई होम रूल लीग की स्थापना नहीं की थी दोस्तों इन्होंने। और इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी, यस की थी, ये बम्बई में की थी। तो इन्होंने ब्रिटेन में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये बिल्कुल गलत है और आपका यहाँ पर ये आंसर बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि लाला लाजपत राय के संदर्भ में असत्य कथन आपको चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। 1916 के लखनऊ समझौते का संबंध किससे है? ठीक है, तो 16 का जो समझौता, लखनऊ समझौता हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद या महात्मा गांधी। तो आपको पता है दोस्तों 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो गए थे, साथ ही साथ गरम दल और नरम दल भी एक साथ आ गए थे, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखेंगे आप लोग। तो 1916 के लखनऊ समझौते का संबंध किससे है? बाल गंगाधर तिलक से है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। जैन मुनि क्या करते हैं कि उपवास के द्वारा ही अपने शरीर का त्याग करते हैं दोस्तों। तो वह शासक कौन था जिसने जैन मुनि की तरह उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया था? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला, ठीक है, ये कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर जा करके उपवास ले लिया था और जैन धर्म भी स्वीकार कर लिया था और उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है दोस्तों अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है 1853 में, 1856 में, 1863 में, 1865 में। तो याद रखेंगे दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून जो बना था वो बना था 1856 ईस्वी में, और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था दोस्तों डलहौजी ने किया था। लेकिन जो पारित किया गया, ये विधवा पुनर्विवाह कानून जो पारित किया गया था या लागू किया गया था वो कैनिंग के द्वारा किया गया था, कैनिंग। ठीक है, जो कि भारत का पहला क्या वायसराय भी बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह कानून आपका 1856 ईस्वी का है, जो कि कैनिंग की टाइम में पारित किया गया था दोस्तों। और एक चीज़ इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत बड़ा योगदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? आपको पता है चीनी यात्री फाहियान दोस्तों पहला चीनी यात्री था। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में भारत में आया था? यहाँ पर ऑप्शन है समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे भारत आया था, और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर ही भारत आया था। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे आप लोगों को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, और इन्हीं के टाइम पर क्या आप कह सकते हैं कि प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। जबकि हर्षवर्धन के टाइम पर ह्वेनसांग आया था, क्योंकि ऐसे याद रख सकते हैं, हौ से हर्षवर्धन और हौ से ह्वेनसांग। ठीक है, लेकिन फाहियान आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर भारत आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर, ठीक है, बिल्डर का मतलब जो मकाने बनाने, ठीक है, शहजादा यानी कि मकानों का शहजादा, या फिर ये कह सकते हैं। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स जो बड़े बड़े स्मारक, या ये कह सकते हैं कि जो मतलब जो हवेलियां होती हैं उस तरीके के बनाने में प्रख्यात थे। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है शाहजहां। ठीक है, क्योंकि ताजमहल, उसके बाद लाल किला, ये बहुत सारी स्थापत्य कला सबसे ज़्यादा चरम पे थी शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, तो स्थापत्य कला को स्थापित करने वाला शाहजहां था, इसलिए इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? आपको पता है 1771 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी शहर बसाया गया था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में कौन सा महल बनाया था उसने? मोती महल, हीरा महल, पंच महल या रंग महल? तो याद रखेंगे दोस्तों, पंच महल का निर्माण किया गया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, 1671 में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, 1600 भी नहीं है, 1500 है दोस्तों, 1571 ईस्वी में बनाया था फतेहपुर सीकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसके हैं? जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या बौद्धों के? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी, और कई बार कंफ्यूज करते हैं हम लोग जैन और बौद्ध में। याद रखिएगा त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो बौद्धों के हैं, और इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ पर ऑप्शन है 23 जून 1857 को, 26 जून 1756 को, 23 जून 1759 को, या 27 जून 1757 को। तो याद रखेंगे दोस्तों 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, प्लासी का युद्ध दोस्तों। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर है मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो याद रखेंगे दोस्तों 1875 ईस्वी में इस विद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों 1875 ईस्वी में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय आंदोलन था वो कौन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से शुरू हुआ और 1919 तक चला। तो इस दौरान भारत में जो सबसे लोकप्रिय आंदोलन था वो था होम रूल लीग, और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916-17 में ये होम रूल लीग चलाया था यहाँ पर। ठीक है, तो होम रूल लीग आंदोलन सबसे ज़्यादा क्या था? लोकप्रिय आंदोलन था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का नाम सुना होगा आपने, और वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग यानी कि वैदिक गणित सबसे ज़्यादा कहाँ से ली गई है? तो उपनिषद से, अथर्ववेद से, या सुलभ सूत्र से, या शतपथ ब्राह्मण से? तो याद रखिएगा दोस्तों सुलभ सूत्र से वैदिक गणित ली गई है, या फिर वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो सुलभ सूत्र है। इसमें ही वैदिक गणित के विभिन्न खंडों का वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ ये कहें या फिर जनक कहें, तो यहाँ पर ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो भारतीय संगीत का जनक या आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, और सामवेद का जो उपवेद है दोस्तों वो गंधर्ववेद है, गंधर्ववेद। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है इसका उपवेद भी। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है दोस्तों वो है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, इसमें अर्जुन और कृष्ण के बीच की जो भक्ति है और उनके उपदेशों की बात की गई है। और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत गीता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो प्रमुख सूत्र है वो क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है पहला पारदर्शिता से दूरदर्शिता, सरल से कठिन की ओर, तेज ध्वनि में पढ़ाना, या स्तरानुकूल शिक्षण। तो देखिए दोस्तों काफी सारे चार के चार ऑप्शन लगभग सेम जैसे हैं, लेकिन जो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण सूत्र होता है वो हमेशा क्या होता है? सरल से कठिन की ओर ले जाना। क्योंकि जब बच्चा कोई भी चीज पर्यावरण से सीखता है तो उसको वो सरल लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल में आने लगता है और उसके बारे में जब जानकारी ज्यादा लेने की कोशिश करेगा तो उसको सरल से कठिन की ओर को ले जाया जाता है, यानी कि परिपक्व बनाया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण सूत्र भी सरल से कठिन की ओर को इशारा करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बालक को समझाने में सहायक है। ठीक है, तो बालक को क्या समझाने में सहायक है? बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान, या व्यक्ति विज्ञान। तो सारे ऑप्शन लगभग आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक होता है दोस्तों वो बालक को समझाने में सहायक होता है, वो होता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पढ़ाने की नई नई टेक्निक्स यानी कि शिक्षण की नई नई तकनीकियां का प्रयोग करके शिक्षण को ये कह सकते हैं कि शिक्षण को
हम रुचिपूर्वक बनाते हैं दोस्तों। तो यही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रहता है। और बालक का समन्वित विकास करने की जो तकनीकी का ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हमें शिक्षा मनोविज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है दोस्तों वो बालक को शिक्षा मनोविज्ञान समझाने में सहायक होता है दोस्तों। तो ये चीज आप लोग क्लियर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कमेटी ऑफ ट्रेन द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कमेटी ऑफ ट्रेन एक ये कह सकते हैं कि एक चर्चा टाइप की थी, ठीक है, जो कि 1912 ईस्वी में हुई थी दोस्तों अमेरिका में। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि सामाजिक अध्ययन के अध्ययन के अंतर्गत एक विषय को जोड़ा गया था। तो वो कौन सा विषय था? यहाँ पर ऑप्शन है इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र। तो देखिए दोस्तों, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भूगोल तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता ही है, लेकिन समाजशास्त्र को भी यहाँ पर जोड़ा गया क्योंकि समाजशास्त्र मानव के जीवन से संबंधित होता है। इसलिए कमेटी ऑफ ट्रेन में ये डिसाइड किया गया कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समाजशास्त्र को भी रखा जाए, और ये 1912 और 1911 के आसपास में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन के विषय में कब जोड़ा गया था? ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन समाजशास्त्र को कब जोड़ा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1908, 1909, 1910 या 1911। तो 1911 दोस्तों याद रख लीजिएगा, कमेटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो ये 1911 में ही हुआ था और इसमें समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन के विषय के रूप में जोड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षण में पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया था? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? यहाँ पर है ऑप्शन स्किनर ने, ह्यूम ने, बवेचा ने या थ्रस्टन ने। तो आप सभी को पता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का है, ठीक है ना। तो पुनर्बलन की बात की है वो उसमें, ठीक है। तो शिक्षण में पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया है? तो आप कहेंगे स्किनर ने दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और कई बार आ जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन है नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर एस स्वामीनाथन, गैरी बेकर या इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति के जनक जो माने जाते हैं दोस्तों, नॉर्मन ई बोरलॉग। आपको पता होना चाहिए 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई थी, ठीक है। तो इसके जो जनक कहलाते हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि गेहूं और चावल की जो फसलें थी वो उनके लिए एक नई टेक्निक के साथ खेती करना सिखाया गया था। तो हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड को भारत में कौन विनियमित करता है? ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। आजकल टीवी में भी आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड एक स्कीम है पैसा जमा करने की। तो म्यूचुअल फंड को भारत में कौन विनियमित करता है? जैसे बैंकों को विनियमित करने के लिए आरबीआई होती है, वैसे म्यूचुअल फंड को कौन विनियमित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, सेबी या आरबीआई एंड सेबी। तो याद रखिएगा दोस्तों, म्यूचुअल फंड को भारत में जो विनियमित किया जाता है वो किया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड करके, ठीक है। तो सेबी आपको पता होना चाहिए, जो म्यूचुअल फंड हो गए या फिर स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो हमारे, उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है दोस्तों, ठीक है। और सेबी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1992 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, बांद्रा में, मुंबई, ठीक है। तो याद रखेंगे मुंबई में इसका मुख्यालय है सेबी का। 1992 में सेबी का गठन किया गया था और ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज को क्या करता है? विनियमित करता है या फिर रेगुलेट करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, रूस और जर्मनी। दोस्तों आपको पता होगा कि जो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, ठीक है, 1917 में जो क्रांति हुई थी रूस की, सशस्त्र विद्रोह किया था रूस के सैनिकों ने, ठीक है, वो अक्टूबर के महीने में किया था। इसीलिए रूस की क्रांति को क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और ये 1917 में हुई थी दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं दोस्तों तो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत ने महाकाली संधि किस देश के साथ की थी? महाकाली संधि, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन या यहाँ पर चीन 2 बार आ गया है, ठीक है। तो
पाकिस्तान, नेपाल, चीन या इनमें से कोई नहीं है मान लीजिए, तो महाकाली संधि किस देश के साथ की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, महाकाली संधि नेपाल के साथ हुई थी और 1996 में हुई थी ये संधि। ठीक है, क्योंकि जो काली नदी है, काली नदी पर पंचेश्वर बांध है दोस्तों। काली नदी के पानी के बंटवारे के लिए भारत और नेपाल के बीच में महाकाली संधि हुई थी 1996 में, याद रखेंगे। ठीक है, तो महाकाली जो नदी है या काली नदी है जो भारत की, वो भारत होते हुए नेपाल में भी जाती है, तो उसके जल का बंटवारे के लिए एक संधि हुई थी, महाकाली संधि दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था? ठीक है, जब अंग्रेजों के टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो शिक्षा पर पहली बार धन मुहैया कब कराया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1973, चार्टर अधिनियम 1783, चार्टर अधिनियम 1813 या चार्टर अधिनियम 1833। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो शिक्षा के लिए जो धन मुहैया कराया गया था सबसे पहले, वो किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी के। 1813 ईस्वी में 1 लाख रुपया आया था शिक्षा के खर्च के लिए, लेकिन उसको खर्चा नहीं किया गया। उसके बाद तब 1833 में इस 1 लाख रुपए को कैसे खर्चा करना है, लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाया गया और उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था दोस्तों। तो धन मुहैया कराया गया था 1813 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, और वो राशि थी 1 लाख रुपए उस समय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। ठीक है, आपने भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ा होगा, तो उसकी जो विशेषताओं का अवलोकन करना है। तो पहला है भारतीय संघ की व्यवस्था, दूसरा है भारतीय संघ में अनिवार्य राज्यारोहण और प्रांतों का आंशिक पुनर्गठन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसके द्वारा भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय संघ में अनिवार्य राज्यारोहण नहीं किया गया था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, और प्रांतों का आंशिक पुनर्गठन हो गया था, यानी कि कुछ राज्य बन चुके थे। तो ये भी आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही हो रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 1 और 3 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो आधुनिक भारत का निर्माता, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। आधुनिक भारत का जो निर्माता कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे और इन्होंने पाश्चात्य और अंग्रेजी शिक्षा को लाने के लिए यहाँ पर काफी प्रयास किया था। साथ ही साथ भारत के अंदर जो विशेष जो सती प्रथा, जो एक कुरीति थी, उसको अंत करने के लिए इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ काफी सहयोग किया था। तो आधुनिक भारत का निर्माता जो कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े? तो यहां पर ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, एनएसएसओ या यूएनओ। तो भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है वो करता है एनएसएसओ। ठीक है, तो याद रखिएगा एनएसएसओ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1950 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और ये भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और उनका प्रकाशन भी करता है, यद्यपि कुछ सालों से ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, बेरोजगारी के आंकड़े। ठीक है, तो एनएसएसओ याद रखेंगे आप लोग कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? यहाँ पर ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो देखिए दोस्तों, जो कृषि में जो बेरोजगारी दिखती है वो दिखती है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी उसे कहते हैं जब क्या होता है दोस्तों कि काम करने, मतलब उत्पादन, ये कह सकते हैं कि काम करने के लिए जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग क्या रहते हैं, उस काम को कर रहे होते हैं, तो उनकी जो सीमांत लागत होती है वो क्या हो जाती है, शून्य से नीचे हो जाती है। यानी कि अगर वो लोग ना भी करें उस काम को, तब भी वो काम का उत्पादन उतना ही रहता है। तो कृषि में भी यही देखा जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों, और यहाँ पर कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि 58 to 60% लोग आज भी भारत में कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का क्या होता है कि पूरा परिवार ही कृषि का काम करता है, यद्यपि अगर उनमें से कुछ कम भी करते तो वो उत्पादन उतना ही होता।
तो ये कह सकते हैं कि कुछ लोग अदृश्य होकर के भी बेरोजगार बने रहते हैं। तो कृषि में मुख्यतः अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। और यही अदृश्य बेरोजगारी ही लगभग लगभग प्रच्छन्न बेरोजगारी के समान होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, आगे क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति का नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, या आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो बिल्कुल प्रच्छन्न बेरोजगारी वही होती है दोस्तों कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ठीक है। जब आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हो जाते हैं तो उनका जो सीमांत लागत होती है या सीमांत उत्पादकता होती है दोस्तों, वो शून्य हो जाती है, शून्य से कम हो जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, कि जब आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होते हैं जब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? एक है यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अदृश्य बेरोजगारी तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि काम में अधिक लोगों का होना, यानी कि जिस काम को करने के लिए कम लोगों की जरूरत थी उससे भी ज्यादा लोगों का उस काम में होना पाया जाता है। और एक मौसमी बेरोजगारी होती है दोस्तों, मौसम के हिसाब के अनुसार, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और क्या होता है कि कृषि के टाइम पर कुछ टाइम बाद कृषि 2 या 3 महीने के बीच में उनको कोई काम नहीं रहता है, तो वो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे सेब बागान वाला आदमी है तो वो 7-8 महीने तो उसके पीछे क्या करता है? बागानी करता है, लेकिन वर्ष के 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब उसको कोई काम नहीं रहता है फल पकने तक, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों। तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो उपयुक्त तो दोनों आ जाएगा आपका। तो बागवानी में मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी और कृषि में अदृश्य टाइप की बेरोजगारी पाई जाती है, और बागवानी और कृषि दोनों ही भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है दोस्तों। तो आप कहेंगे उपयुक्त तो दोनों बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। तो आप लोगों को पता है 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी हैदराबाद में। याद रखेंगे, हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है दोस्तों आज की डेट में, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1977 में हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों? हैदराबाद में है इसका मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जब एकीकरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जब एकीकरण होता है, विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जब क्या होता है? एकीकरण होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण कहते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में अगर उसकी बात की जाए कि अगर पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात की जाए तो यहीं से शुरू होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं भारत के लिए एक पुस्तक लिखी गई थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो यहाँ पर है श्री मन नारायण, श्री M.N. रॉय, सर S. विश्वेश्वरैया या जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक थी 1934 ईस्वी में लिखी गई थी दोस्तों, और सर S. विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक सर S. विश्वेश्वरैया द्वारा 1934 में लिखी गई थी, और इन्होंने भारत में नियोजन के लिए एक 10 वर्षीय योजना की बात कही थी, 10 वर्षीय योजना की बात की थी दोस्तों इन्होंने, ठीक है। तो याद रखेगा, सर S. विश्वेश्वरैया की पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर डेविड रिकार्डो, B.S. मिन्हास, गुरनार मिल्डर या J.K. मेहता, ठीक है। तो ये दोस्तों ये पुस्तक है आपकी B.S. मिन्हास की, कई बार पूछ लिया जाता है।
प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं B.S. मिन्हास। ठीक है, इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो बेरोजगारियां पाई जाती हैं विश्व स्तर पर, उनके ये कह सकते हैं कि उनका डाटा लिया था और उसके आधार पर बताया गया था कि किस प्रकार से हम इस चीज को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक B.S. मिन्हास की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है? आपको पता है दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के किसान पाए जाते हैं। एक होता है सीमांत, ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है लघु किसान, और तीसरा होता है बृहद किसान, बृहद या बड़े किसान। ठीक है, बृहद किसान। ठीक है, तो जो सीमांत किसान होते हैं दोस्तों, उनका जो होता है, उनका 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम की जो जमीन वाले जो किसान होते हैं, यानी कि 2.5 एकड़ तक जिनके पास जमीन होती है, वो सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं। लघु किसान जो होते हैं दोस्तों, उनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन होती है दोस्तों। ठीक है, 2 हेक्टेयर तक की, यानी कि 5 एकड़ तक की जमीन इनके पास होती है। और जो बृहद किसान होते हैं, उनके पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक की जमीन होती है। इनको जमींदार भी कहा जाता है या बड़े किसान भी कहा जाता है। तो आप यहां पर से लगा सकते हैं कि भारत में जो सीमांत किसान हैं, उनकी ज्ञात धारिता क्या होगी? तो 1 हेक्टेयर तक, इसका आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर तक हो जाएगा सीमांत। और लघु किसानों का 2 हेक्टेयर तक, और बृहद किसानों का 10 हेक्टेयर या उससे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो 4थी अनुसूची में क्या है? आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी 4थी अनुसूची में क्या है? तो यहां पर है, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विवरण का स्कीम रखता है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो 7वीं अनुसूची में है। यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, यानी कि राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा किया जाता है वो अनुसूची 4 में है दोस्तों, याद रखेंगे। और यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा, यानी कि राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा किया गया है, वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो आप कहेंगे 4थी अनुसूची में किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद संविधान में सूचित भाषाओं की बात करें तो वो आपका 8वीं अनुसूची में है। और यह आदिवासी क्षेत्रों में शासन संबंधी प्रावधान, तो उसके लिए आपका 5 और 6 अनुसूचियां हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्यों में राज्यसभा की सीटों का जो प्रावधान किया जाता है प्रत्येक राज्य से, उनका निर्धारण किया गया है 4थी अनुसूची में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, यानी कि जो मूल संविधान में थी और बाद में नहीं जोड़ी गई। ठीक है, तो यहां पर है ऑप्शन 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों आपको पता है कि जो भारत का मूल संविधान जब बनाया गया था, उसमें 395 आपको पता है अनुच्छेद थे, 22 भाग थे उसके, और 8 अनुसूचियां थी उस समय, सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, तो टोटल आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि नई नहीं जोड़ी गई, कौन सी नई नहीं जोड़ी गई? तो 8वीं नई नहीं जोड़ी गई, ये 8वीं तक मूल संविधान में थी, यानी कि 9वीं, 10वीं और 11वीं जोड़ी गई है दोस्तों, और 12वीं भी जोड़ी गई है। तो 8वीं नहीं जोड़ी गई है, यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित संवर्धन कौन सा अनुच्छेद करता है? यहाँ पर अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 को, अनुच्छेद 43 को या अनुच्छेद 41। तो आपको पता होना चाहिए नीति निर्देशक तत्वों का जो अंतिम अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 51, इसमें ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में संवर्धन करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 के तहत ये बात कही गई है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य ये कह सकते हैं कि परिसंकटमय योजना में नहीं लगाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं कि 14 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को, यानी कि किसी खान या संकट वाले कामों में नहीं लगाया जाएगा, इस कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो आपने दोस्तों भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें एक अधिकार पड़ा होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और वो शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 इसी चीज की व्याख्या करता है कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को किसी कारखाने या खान या किसी संकटमय स्थान पर काम करने से रोकने पर आधारित
उपबंध है अनुच्छेद 24, तो याद रखेंगे दोस्तों इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग बोलते हैं दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कैग की नियुक्ति की गई है, किस अनुच्छेद के तहत कैग की नियुक्ति की गई है? आपको पता होना चाहिए कि कैग जो भी होता है विभिन्न मंत्रालयों के लेखा रिपोर्ट का ब्यौरा रखता है दोस्तों। ठीक है, तो कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ऑप्शन है 146, 147, 149 या 149। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 149 के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, यानी कि कैग की नियुक्ति होती है। और वर्तमान में आपको पता होना चाहिए दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के क्या है? कैग हैं दोस्तों, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ठीक है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है, आप लोगों ने दोस्तों अनुच्छेद 48 पढ़ा होगा जिसमें पशुपालन और कृषि के संवर्धन की बात की गई है। तो 48(1) में यही बात कही गई है दोस्तों कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करने की कोशिश करेगा, और इसके लिए राज्यों को ये बात कही गई है कि वो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, और 48 में ये बात भी गौ हत्या को निषेध किया गया है दोस्तों, ये बात भी है 48 में। ठीक है, गौ हत्या को निषेध और बछड़ों का पालन ये चीज़ कही गई है 48 में। 48(a) में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार की बात की गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसका उपयोग आज तक किया ही नहीं गया है? यहाँ पर ऑप्शन है 60, 352, 356 या 360। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत में 3 प्रकार के आपात उपबंध लगते हैं, एक सशस्त्र विद्रोह, एक राज्यों में राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात। ठीक है, तो वित्तीय आपात आज तक भारत देश में कभी नहीं लगा है, और जो वित्तीय आपात की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 360 में की गई है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 360 का उपयोग आज तक अभी तक भारतीय संविधान के द्वारा कभी भी नहीं किया गया है दोस्तों, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था दोस्तों। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, योजना आयोग की जगह इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसका गठन कौन से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है 280, 282, 286 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों जो नीति आयोग है वो सरकार द्वारा बनाया गया एक ये कह सकते हैं कि एक बॉडी है, सरकार के द्वारा बनाई गई बॉडी है जो कि संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो ये किसी भी अनुच्छेद में नीति आयोग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो आप कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, ये संवैधानिक तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, ये सरकार ने अपने कार्यों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नीति आयोग को नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? आपको एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया दोस्तों कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो आप कहेंगे सिर्फ एक बार हुआ है, और वो कहां पर हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 76 में। ठीक है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन अनुच्छेद 352 के 3rd खंड में यानी कि तीसरे खंड में, यानी कि ये कह सकते हैं 352C में एक बार क्या किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। पर है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सीटेट के पेपर में। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आप लोगों को इसका आंसर पता होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना, यहाँ पर ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। तो यूरोप आपका, यूरोप और एशिया एक दूसरे से मिले हुए महाद्वीप हैं दोस्तों, और जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर का नाम यूरेशिया कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाता है। ठीक है, इसमें से एक देश ऐसा है जिसका आधा भाग एशिया में है और आधा भाग यूरोप में है दोस्तों। इसके अलावा जैसे रशिया भी है, तो रशिया का आधा पोर्शन एशिया के अंतर्गत आता है और आधा पोर्शन कहाँ पे आता है? यूरोप के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको ये
बताना है यहाँ पर कि ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका तुर्की को। तुर्की को या टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया में नहीं रहना चाहता है, इस तरीके से समझ लीजिए, और यूरोप में रहना चाहता है, तो इसलिए टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय जो सभ्यता है उसका पालना किस देश को कहा जाता है? ठीक है, यानी कि सभ्यता का पालना वाला देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है इटली, रोम, स्पेन या यूनान। तो देखिए दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का जो पालना कहलाता है वो कहलाता है यूनान को। यूनान या ग्रीस, ठीक है। यूनान में सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान हुए थे और मानचित्रों के द्वारा इन्होंने यूरोप को एक नई पहचान दी थी, इसीलिए यूनान को क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना कहलाया जाता है दोस्तों। तो यूनान आप याद रखेंगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना, ठीक है, या फिर ग्रीस भी आ सकता है, ठीक है, ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की संकल्पना स्थापना की थी? ठीक है, तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो सबसे पहले जैकोबिन क्लब क्या होता है? जैकोबिन क्लब वो होता है दोस्तों जिसमें राजा की शक्तियों को कम करके आम प्रजा की शक्तियों या आम अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें उस वही जैकोबिन क्लब हुआ करते थे फ्रांस में। ठीक है, तो किस राजा ने, भारतीय किस शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरगंज या शिवाजी। तो देखिए दोस्तों, जो जैकोबिन क्लब की जो स्थापना की गई थी भारतीय शासक के द्वारा, उसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम आप याद रखेंगे कि इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। 1790, ठीक है, कि क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन सा था? ठीक है, तो जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी दोस्तों वो 1789 में हुई थी। ठीक है, 1789 में फ्रांस की पहली बार क्रांति हुई थी। ठीक है, तो उस समय वहाँ का जो राजा था वो कौन था? तो याद रखना दोस्तों, हमेशा लुई 16। ठीक है, तो लुई 16 यहाँ पर ऑप्शन 16 यानी कि 10, 5 और 1, 6 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, तो लुई 16। ठीक है, जब 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस समय वहाँ के राजा कौन थे? लुई 16, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। ये पर डे का हिसाब का है यहाँ पर, कि ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है 43 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 37 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 33 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 55 रुपये प्रतिदिन की आय पर या 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर। तो देखिए दोस्तों, जो तेंदुलकर समिति बनी थी, सुरेश तेंदुलकर समिति बनी थी, उसने 2011 में अपने रिपोर्ट पेश की थी, और उसके आधार पर यह बताया गया था कि जो अगर सड़क, स्वास्थ्य, परिवहन, ठीक है ना, बिजली, पानी के मामले में अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति अगर 27 रुपये प्रतिदिन का कमा रहा है, तो वो या 27 रुपये या 27 रुपये से अधिक कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। यानी कि जो 27 रुपये से नीचे कमा रहा है वो गरीबी रेखा से नीचे है दोस्तों। ठीक है, तो 27 रुपये प्रतिदिन के आय के आधार पर किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात थी? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? यहाँ पर ऑप्शन है कांसा, लोहा, ताम्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में लोहे के क्या नहीं मिलते हैं, अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि वो लोहा से क्या थे? अनभिज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, लोहा धातु से वो अज्ञात थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न यानी कि खाद्यान्न के अंतर्गत सभी चीज प्रकार के आ जाते हैं, चाहे वो गेहूं, चावल, दालें, अगर सभी चीज़ों को मिश्रण कर लिया जाए तो खाद्यान्न के अंतर्गत आ जाएगा। तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है भारत का वो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो देखिए दोस्तों, भारत के राज्यों में जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जोपुनो, ठीक है, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, जो जोपुनो है यह आपका कंचनजंगा, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है असम, और इससे मिला हुआ जो सिक्किम वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो कंचनजंगा जो क्षेत्र है दोस्तों, या फिर ये कह सकते हैं माउंट कंचनजंगा जो है
वो आपका सिक्किम में है। ठीक है, उसी के अंडर ये एक चोटी आती है जोपुनो, तो ये आपका आ जाएगा आपका सिक्किम के अंतर्गत। माउंट जोपुनो कहाँ पर है? सिक्किम में है और माउंट कंचनजंगा के ही आसपास में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में या अमेरिका में। तो देखिए दोस्तों, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में, याद रखेंगे इंग्लैंड में हुई थी। और ये लगभग 1770 से 1850 के मध्य चली थी दोस्तों स्टार्टिंग में। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड में लोहा और कोयला की भरपूर खानें थी और इनसे इन्होंने नए नए औद्योगिक कारखाने स्थापित किए। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति में सर्वप्रथम किस उद्योग को बढ़ावा दिया गया? तो आप बोलोगे कपड़ा वस्त्र, यानी कि सूती वस्त्र या कपड़ा वस्त्र को सबसे पहला क्या बनाया गया? क्रांति में लाया गया, के कारखाने खोले गए दोस्तों। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? जो भारत में आते थे मैनचेस्टर लेबल के जो कपड़े, उस पर किसके चित्र छपे हुए होते थे? तो भारतीय नेताओं के, महाराजा रणजीत सिंह के, भारतीय पशु पक्षियों के या भारतीय देवी देवताओं के। ठीक है, तो अंग्रेज बहुत चालाक थे दोस्तों, उन्होंने भारत के महान उस समय के जो सिख राजा थे रणजीत सिंह, तो रणजीत सिंह के चित्र उन्होंने छापे थे किसके ऊपर? अपने मैनचेस्टर लेवल के कपड़ों पर, जो मैनचेस्टर से जो कपड़े आते थे, ठीक है, उन पर महाराजा रणजीत सिंह के क्या करे थे? उन्होंने चित्र छापे हुए थे। तो ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति आपको मैंने बता दिया कि सर्वप्रथम विश्व में औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खान उद्योग से या परिवहन उद्योग से? तो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपकी वस्त्र उद्योग से, यानी कि कपड़ा उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? औद्योगिक क्रांति का कारण कौन सा नहीं था? यहाँ पर है धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति या वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति से मतलब ये था कि उद्योगों का नया नया निर्माण करना और नई नई तकनीकी के द्वारा नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन करना दोस्तों। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति में सिंपल सी बात है, धर्म सुधार आंदोलनों का के लिए जगह नहीं थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का कारण क्या नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। बाकी राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार जरूरी थे दोस्तों। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का कारण क्या नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन। और ये भी क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप इस चीज को माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना की थी दोस्तों महाराष्ट्र में, बंबई में, वो की थी लाला लाजपत राय ने। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाजपत राय ने। ठीक है, और ये कब की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1848, 1881, 1885 या 1920। तो देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक किसने किया? ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स या लाला लाजपत राय। ठीक है, तो दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन माना जाता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल एक बहुत बड़ा जैसे इस साल पिछले 2-3 साल पहले कोरोना से काफ़ी सारी मौतें हुई थी, इसी प्रकार से आलू की फसल खराब होने के कारण आलू अकाल पड़ गया था और काफ़ी सारी जानें गई थी, लगभग 10 लाख के आसपास लोगों की जानें गई थी। तो वो किस देश में हुआ था आलू अकाल? तो ये पूछा जा रहा है। तो इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्पेन में या अमेरिका में? तो देखिए दोस्तों, आलू जो अकाल हुआ था वो हुआ था आपका 1845 ईस्वी में। ठीक है, और ये हुआ था आपका आयरलैंड में। ठीक है, कहा जाता है कि आयरलैंड में इस आलू अकाल से आलू की फसलें खराब हो गई और उसमें एक विशेष प्रकार का फंगस लग गया था और लोगों को बहुत लेट में पता चला, लेकिन तब तक 10 लाख लोग मर चुके थे उससे। ठीक है, और कई लोग वहाँ से
प्रवास कर चुके थे। तो आलू अकाल जो आया था वो आयरलैंड में आया था, 1845 में आया था और लगभग 7 साल तक चला ये आलू अकाल दोस्तों। ठीक है, आयरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो समाचार पत्र थे दोस्तों, जिनका प्रकाशन की 1914 ईस्वी में हुआ था लगभग। ठीक है, तो इनका जो प्रकाशन था वो किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन है एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो कॉमनवेल्थ और जो न्यू इंडिया जो प्रकाशन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था एनी बेसेंट ने। और इन्हीं समाचार पत्रों के द्वारा उन्होंने इंडिया में होम रूल लीग को स्थापित करने के लिए काफी सारे लेख लिखे थे दोस्तों। तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था 1914 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1915 में काबुल में भारत की एक अस्थायी सरकार बना दी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो उसका जो अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति, किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है बकरतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, लाला हृदयाल को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो ये महेंद्र प्रताप जी हैं, इनको बनाया गया था अध्यक्ष। ठीक है, जो काबुल में 1915 में एक सरकार बनाई गई थी अस्थायी रूप से, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसके लिए एक सरकार बना दी गई थी काबुल में अस्थायी रूप से। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके महेंद्र प्रताप को, यानी कि राष्ट्रपति बनाए गए महेंद्र प्रताप जी। ठीक है, और बकरतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री कई बार पूछ लिया जाता है कि जो काबुल में अस्थायी सरकार बनाई गई थी 1915 में, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो बकरतुल्ला को बनाया गया था। और अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। तो बहरहाल हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है अध्यक्ष, तो महेंद्र प्रताप जी अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के 1915 में जो काबुल में अस्थायी सरकार बनी थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकते में ब्रिटिश सरकार के असफलता के कारण, ठीक है, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, या बंगाल विभाजन के विरोध में। तो स्वदेशी आंदोलन दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1905 से 1911 तक चले थे। ठीक है, और ये चले थे 1905 में बंगाल विभाजन के कारण, और जब बंगाल विभाजन को वापस लिया गया तो 1911 में ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलनों को शुरू किया गया था दोस्तों, ये आप अपने माइंड में क्लियर रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया गया था वो दिया गया था 1875 ईस्वी में, और ये दिया गया था आपका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया गया दोस्तों वो दिया गया था आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी और नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने, और 1875 ईस्वी में की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? यद्यपि ये क्वेश्चन थोड़ा से ये कह सकते हैं कि विवादित भी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1966-1970 में मानी जाती है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो चुकी थी, क्योंकि जब रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तो उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के साथ काफ़ी अपना अधिकारों की लड़ाई लड़ करके अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1920 ईस्वी में ताशकंद में कर दी गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय के द्वारा, एमएन जोशी द्वारा, सत्यभक्त द्वारा या एमएन रॉय के द्वारा। तो कहा जाता है कि 1920 में जो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी एमएन रॉय के द्वारा। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तानाशाही सरकार निम्न में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तानाशाही सरकार, तो ऑप्शन है जनता के प्रति, न्यायाधीशों के प्रति, संसद के प्रति या किसी के भी प्रति नहीं। तो तानाशाही का मतलब होता है जो संवैधानिक जो नियम होते हैं उनको ताक में रखते हुए अपने ही मन से और डंडे के बल पर कोई काम कराना या कोई कानून पास कराना। ठीक है, तो उसमें जवाबदेही किसी के लिए नहीं दी जाती है। ठीक है,
तो यानी कि तानाशाही सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आप कहेंगे किसी के प्रति भी नहीं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो वो कौन सी व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल ये है दोस्तों। व्यक्ति की गरिमा भी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होती है। बहुसंख्यकों का शासन और कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता भी होती है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किसे सफलतापूर्वक हटा दिया है? आर्थिक विषमताओं को, सामाजिक भेदभाव को, राजनीतिक असमानता को, या क्षेत्रीय असंतुलन को। तो देखिए दोस्तों, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक भेदभाव और क्षेत्रीय असंतुलन आपको अभी भी मिलता है, लेकिन जो सफलतापूर्वक जो हट गया है वो है राजनीतिक असमानता। राजनीतिक असमानता को आज की डेट में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से सफलतापूर्वक हटा दिया गया है। तो राजनीतिक असमानता को हटा दिया गया है और ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मंदी, मुद्रास्फीति, अति उत्पादन, या मुद्रा अस्फीति। तो देखिए दोस्तों, लगातार अगर कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मुद्रा स्फीति हो रही है। ठीक है, यानी कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटता है, तो वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो मुद्रास्फीति आप समझ जाएंगे कि अगर लगातार महंगाई बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। ठीक है, वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या चल रहा है, मुद्रास्फीति की अवस्था से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है जो सभी लोग कर लेते हैं। तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है, यानी कि आरबीआई को है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर जो वित्त सचिव के साइन होते हैं, यानी कि 1 रुपए के नोट को वित्त सचिव बनाते हैं, यानी कि वित्त मंत्रालय, यानी कि भारत सरकार का। बाकी जितने भी नोट और करेंसी होती हैं उनका मुद्रा, यानी कि वो मुद्रा जारी करने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? भारतीय रिजर्व बैंक को होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। और आपको पता है कि आरबीआई की जो गठन हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। ठीक है ना, तो आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक 1935 का बना हुआ है बैंक है, जो कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डैश में स्थापित किया गया था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 1965, 1977, 1989 या 1999। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई भी आंसर सही नहीं है दोस्तों। आपको बता देना चाहूँगा, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1975 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है विभिन्न देशों के बीच परस्पर मतभेद, एक देश द्वारा दूसरे देश की बुराई करना, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण, या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो वैश्वीकरण दोस्तों क्या है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ ही लग रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। WTO, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक अमेरिकी व्यापार संगठन, या विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन को ही WTO कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 ईस्वी में हुई थी, गेट के स्थान पर। ठीक है, तो WTO का पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका जनेवा में। कहाँ है?
जनेवा में है दोस्तों, याद रख लेंगे, क्वेश्चन बन जाता है कई बार यहाँ पर से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अंग्रेजों के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? तो अंग्रेजों के समय विदेशी व्यापार कैसा था भारत का? आपको पता है कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और वहां से उसका माल बना करके भारत को पुनः बेचते थे। तो यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर है कच्चे माल का आयात कर, यानी कि भारत का पूछ रहा है कि भारत का विदेशी व्यापार, तो कच्चे माल का आयात तो करता नहीं था भारत, एवं निर्मित माल का निर्यातक, यानी कि जो कच्चे माल को मंगाना और उससे कोई निर्मित माल बनाना और उसको फिर बेचना, ऐसा नहीं था भारत का। भारत का क्या था? कच्चे माल का निर्यात, यानी कि जो कच्चा माल होता था वो यहाँ से ले जाते थे अंग्रेज, एवं वहाँ से जो निर्मित माल बनता था उससे उसका आयातक फिर भारत को ही बनाते देते थे। ठीक है, तो कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक था भारत, ये बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, वह कंपनी जिसका स्वयं का व्यवसाय हो, वह कंपनी जिसका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है, वह कंपनी जो बड़े स्तर पर उत्पादन करती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहेंगे? वह कंपनी जिसका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों में फैला